डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अपार सफलता के बाद पेश है डिबेंचर का नया चैप्टर। डिबेंचर का चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर आपने शेयर वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा। 50-60% भी अगर आपको वहां पे आता है शेयर वाला चैप्टर, तो डिबेंचर वाला चैप्टर आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। डिबेंचर भी एक टाइप का सिक्योरिटी है जो एक कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है फंड रेज करने के पर्पज से। जब एक फर्म को फंड की जरूरत होती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करे या फिर डिबेंचर इशू करके। अब इन्वेस्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि जिसको बहुत ज्यादा रिस्क लेके बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है, और दूसरा होता है जिसको ये लगता है कि मेरा पैसा सेफ रहे और रिटर्न थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। तो जो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, लेकिन जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं वो कंपनी का डिबेंचर परचेज करते हैं। तो कई बार शेयर मार्केट में ऐसी सिचुएशन होती है ना, शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट में बहुत रिस्की माना जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्क अराइज होता है शेयर मार्केट में। तो उस टाइम पे कंपनी के लिए बेटर होता है कि वो डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर सिक्योर माना जाता है। डिबेंचर अगर आप खरीद रहे हो तो आपका पैसा कभी नहीं डूबता है, इसलिए उसको सिक्योर माना जाता है। वो सिक्योर्ड होता है, कंपनी आपके अपने एसेट्स को सेल करके आपको आपका पैसा दे देती है ना, इन केस अगर कंपनी डूबती है तो डिबेंचर टाइप का सिक्योरिटी है जो कंपनी फंड रेज करने के पर्पज से इशू करती है, और उसको खरीदने वाले लोग वही होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं शेयर मार्केट में। जो लोग डिबेंचर परचेज करते हैं उनको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है। हर डिबेंचर का एक कूपन रेट होता है, आप क्वेश्चन में देखोगे डिबेंचर से पहले परसेंटेज लगा होता है, 10%, 12%, 15% ऐसे लगा होता है। तो ये कूपन रेट है। आपने अगर 10% वाला डिबेंचर खरीदा है तो आपको हर साल कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। सपोज आप, तो अगर आपने 10% वाला डिबेंचर खरीदा है और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो कंपनी आपको आपके 1 लाख रुपए पे हर साल 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसलिए इसको सिक्योर माना जाता है। आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा किसी भी हाल में। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ है इसमें। डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। जो डिबेंचर्स को परचेज करता है उसको डिबेंचर होल्डर कहा जाता है, जो शेयर्स को परचेज करता है उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ बेसिक डिफरेंस बता देता हूं मैं आपको डिबेंचर और शेयर्स में। डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस। जैसे आप ये कह सकते हो कि डिबेंचर अगर आपने परचेज किया है तो आप डिबेंचर होल्डर बन जाते हो, शेयर आपने परचेज किया है तो आप शेयर होल्डर बन जाते हो। दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस, जब आप डिबेंचर परचेज करते हो तो आपको इन रिटर्न क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप शेयर परचेज करते हो तो कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देती है। जो डिबेंचर परचेज करता है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, जो शेयर परचेज करता है वो कंपनी का ऑनर होता है। डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। डिबेंचर खरीदने वालों को कंपनी की मीटिंग्स में वोटिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड किया जाता है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन शेयर खरीदने वालों को हर मीटिंग में वोटिंग का राइट होता है। अलग अलग टाइप के डिबेंचर होते हैं। अगर मैं एक टाइप की बात करूं तो एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नाम से ही पता लग रहा है, कन्वर्टेबल मतलब कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा है तो आप उसको शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा है तो आप उसको शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। सेकंड टाइप है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट हो जाएगी आपकी, यानी अगर आपने रिडीमेबल डिबेंचर परचेज किए हैं तो आपका जो पैसा है एक लिमिटेड टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको वापस कर दिया जाता है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, टाइम कुछ भी हो सकता है। कंपनी आपको बता देती है कि इस डिबेंचर का पैसा आपको कितने टाइम में वापस हो जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए इशू किया जाता है। अगर आपको कंपनी नहीं बता रही है कि ये डिबेंचर कब रीपे किया जाएगा तो मान के चलो आप 20 साल के बाद
आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इरिडीमेबल डिबेंचर अगर आपने परचेज किया है तो कंपनी आपका पैसा तभी वापस करती है जब कंपनी शट डाउन हो रही है, उससे पहले कोई टाइम नहीं होता है जब आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप के डिबेंचर है, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको खरीदने वालों का नाम कंपनी अपने पास रजिस्टर्ड पे नोट करके रखती है। बियरर डिबेंचर उस डिबेंचर को कहा जाता है जिसका कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। सपोज आपने बियरर डिबेंचर खरीद लिया और आपसे वो डिबेंचर गुम हो जाते हैं, डिबेंचर कोई गुड नहीं होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। अगर आपने बियरर डिबेंचर खरीदा है तो आपके पास बियरर डिबेंचर का सर्टिफिकेट होगा, और वो सर्टिफिकेट अगर आपसे गुम हो जाता है और किसी और को मिल गया और वो जाके कंपनी से क्या करा लेता है, इन कैश करा लेता है, उसको रिडीम करा लेता है, वो हो जाएगा। लास्ट है आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला है सिक्योर डिबेंचर और दूसरा अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर उस डिबेंचर को कहा जाता है जो किसी एसेट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड होता है। कंपनी ने 5 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया मार्केट में, तो एक 5 लाख का मशीन कंपनी के पास है, उसको एज अ सिक्योरिटी कंपनी ने सिक्योर्ड कर दिया। मतलब ये कि जिन लोगों ने वो 5 लाख रुपए के डिबेंचर में से डिबेंचर खरीदे होंगे, अगर उनका कंपनी डूब जाती है तो वो कंपनी का जो मशीन है उसको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। सिक्योर्ड किसी एसेट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है तो उस एसेट को सेल करके वो पैसा रिकवर किया जा सकता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में कोई भी कंपनी का एसेट नहीं सिक्योर्ड होता है ना। तो ऐसा नहीं होता कि अनसिक्योर्ड खरीदा आपने तो आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा वो भी वापस होगा, लेकिन आप वहां पर कुछ बेच सेल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि कोई भी एसेट सिक्योर्ड नहीं है उस डिबेंचर के अगेंस्ट में जो आपने डिबेंचर परचेज किया है। तो टोटल 4 टाइप के डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर जिसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, दूसरा है रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल, इरिडीमेबल, थर्ड रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर और बियरर, फोर्थ है आपका कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, है ना। ये आपको जाके बस एक बार रिवाइज कर लेना है। शेयर्स वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर जो पैसा है ना वो इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है। हर इंस्टॉलमेंट का एक नाम होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। टोटल मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट होता है और हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। यहां भी वैसा ही होगा, कंपनी डिबेंचर इशू करेगी और उस डिबेंचर के अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में मांगती है। 100 रुपए का डिबेंचर है, वो 100 रुपए आपसे इंस्टॉलमेंट में मांगा जा सकता है। डिबेंचर कभी भी कंपनी इशू करती है तो 2 तरीके से हो सकता है। फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसके पीछे 2 ही पर्पस हो सकता है, या तो उसको कैश चाहिए, अगर उसको कैश चाहिए तो वो शेयर मार्केट में इशू करती है डिबेंचर, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पर एक कंपनी सप्लायर को डिबेंचर इशू करती है, उस सप्लायर को जिससे एसेट परचेज किया गया है ना। जब डिबेंचर्स को कैश के लिए इशू किया जाता है वो पार पर इशू हो सकता है, यानी 100 का डिबेंचर है और 100 ही मांगा जाएगा डिबेंचर होल्डर से, या वो प्रीमियम पर इशू हो सकता है। 100 का डिबेंचर है लेकिन उसको बेचा कितने में जा रहा है, 100 से ज्यादा, यानी 110 में, 120 में। और डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं। 100 का डिबेंचर 90 में इशू किया जाएगा, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना। पार का मतलब 100 फेस वैल्यू है 100 में ही, प्रीमियम का मतलब 100 फेस वैल्यू है 100 से ज्यादा में इशू हो रहा है, डिस्काउंट का मतलब 100 फेस वैल्यू है 100 से कम में इशू किया जा रहा है ना। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब डिबेंचर्स पार पर इशू होते हैं तब आप कैसे उस क्वेश्चन में एंट्री पास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें 2000 डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, ठीक है, सुन लो बस, ऐसे ही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 2000 डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, 100 रुपीज का एक डिबेंचर, और ये 100 रुपीज कंपनी ने कैसे कॉल किया हुआ है, 25 रुपीज एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे और 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल मनी वाज आल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, कॉल का पैसा भी आपको मिल गया, यानी सारा इंस्टॉलमेंट ड्यू है और रिसीव भी है। जर्नल एंट्री आपको इस क्वेश्चन में पास करना है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री है विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपने शेयर्स वाला चैप्टर कर रखा है और आपको एंट्री याद है ना, थोड़ा भी आपको आइडिया है, तो आपने उस एंट्री में करना ये है कि जहां जहां आप शेयर यूज करते थे वहां डिबेंचर यूज करना है। बस वहां हम यूज करते थे शेयर एप्लीकेशन, या यूज कर रहे हैं डिबेंचर एप्लीकेशन। एक तो डिफरेंस ये, दूसरा डिफरेंस ये कि जहां शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया जाता था उसको हटा के डिबेंचर लिखेंगे केवल हम। जैसे पहले इसकी बात करते हैं, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर है 2000 और एप्लीकेशन है 25 का, यानी टोटल आ जाएगा ये 50,000 से। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, और यहां पे 9% डिबेंचर गिवन है। इस 9% का फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। शेयर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहां मैंने बताया शेयर की जगह क्या यूज करना है आपने, डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल लिखते थे यहां पे हम, शेयर कैपिटल हटा दो और केवल डिबेंचर्स लिख दो, और सेम अमाउंट से एंट्री, क्योंकि ये एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, है ना। पहले इंस्टॉलमेंट की दोनों एंट्री पास कर ली हमने। अब अगला इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट की क्या एंट्री है, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। अलॉटमेंट कितने का है, सेम 25 का ही, तो 50,000, और फिर अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री करते हैं इस क्वेश्चन में। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की 2 एंट्री हो गई, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री, उसकी एंट्री हम पास करेंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। आते नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 का है, तो 2000 इंटू में 50, 1 लाख, और फाइनल कॉल की दूसरी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और क्योंकि ये जनरल एंट्री है तो नरेशन भी आएगा इसका, ठीक है ना।
वो लिखना नहीं भूलना है। तो ये आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया जिससे आपको एंट्री थोड़ा बहुत याद हो गया, ठीक है ना। जितनी इंस्टॉलमेंट उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे जरा। पार वाला क्वेश्चन ही है लेकिन थोड़ा सा अलग। लिखा हुआ है कि डोगरा लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर 9% वाले इशू किए हैं। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, 20 रुपए एप्लीकेशन पर, 20 रुपए अलॉटमेंट पर, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपए सेकंड और फाइनल कॉल पे। 4 इंस्टॉलमेंट है टोटल। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिबेंचर्स। कंपनी ने तो 2000 डिबेंचर इशू किए लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स के लिए भेज दिया? 2400 डिबेंचर्स के लिए। तो जब लोग ज्यादा के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर लोग ज्यादा शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और साथ में वो पैसा भी आपके पास भेज देते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होता है? रिफंड करना होता है ना। शेयर्स वाले चैप्टर में तो क्या करते थे, जो एक्सेस अमाउंट हमारे पास आता था उसको हम अलॉटमेंट पे कर देते थे एडजस्ट। यहां पर आप नहीं करोगे एडजस्ट। यहां क्या होगा? जो भी एक्सेस अमाउंट आएगा वो वापस जाएगा, है ना। लिखा भी होगा उसने। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 डिबेंचर्स और एप्लीकेशन फॉर 1800 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। 1800 डिबेंचर्स को तो आपने फुल एक्सेप्ट कर लिया, यानी 1800 को तो आपने दे दिया 1800। 400 डिबेंचर्स को आपने कितना दिया? 200 डिबेंचर्स दिए और 200 डिबेंचर्स को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट, है ना। अच्छा, एडवांस रख लेते हैं इसमें भी, बट फोरफीट वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता इसमें। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ना आपको हमेशा टेबल करना होता है प्रिपेयर, और उससे आपको पता लगता है कि कितना अमाउंट कहां पर लिखना है। क्या टेबल है वो? नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, मनी। इसमें बहुत थोड़ा सा है, शेयर वाला नहीं रहेगा इसमें। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद हम अलग अलग कॉलम बनाते थे कैपिटल का, लेकिन यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते हैं। डिबेंचर आ जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट आ जाएगा, उसके बाद कॉल आ जाएगा, उसके बाद बैंक आ जाएगा। ये पूरा टेबल हमने शेयर्स वाले में भी प्रिपेयर किया हुआ है। क्या करते हैं? जितना लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं और जितना हमने उनको डिबेंचर दिया उनको यहाँ लिखते हैं। तो 2000 आपने इशू किया और एप्लीकेशन आ गया 2400 के लिए। उसको एडजस्ट कैसे किया आपने? 1800 वालों को दे दिया आपने फुल, यानी जो 1800 मांग रहा था आपने उसको 1800 डिबेंचर्स प्रोवाइड कर दिए। 1800 वालों को आपने 1800 प्रोवाइड कर दिया। आगे क्या लिख रहा है वो? 400 डिबेंचर्स जिसने अप्लाई किया था 200 दिया आपने, और 200 वालों को आपने कर दिया रिजेक्ट। ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। अब पहले कॉलम को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। एप्लीकेशन मनी कितना है इस क्वेश्चन में? विच इज 20, और लिखना है थर्ड वाले कॉलम में। ठीक है, यानी जिसने आपसे 1800 डिबेंचर के लिए मांगे होंगे पैसे, उसने आपको टोटल 36,000 रुपए भेजे। फिर से जिसने 400 के लिए मांगा आपसे उसने 8000 भेजा आपके पास। जिसने 200 मांगे आपसे उसने 4000 भेजा। अब जिसने 200 मांगे थे उसने आपके पास 4000 भेजे, बट आपने उसको डिबेंचर्स को दिया ही नहीं। तो जिनको हम डिबेंचर्स नहीं देते हैं उनका पैसा पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है, यानी सारा का सारा जाएगा बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, पहले कॉलम को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड में, दूसरे कॉलम को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई होता है हमेशा, और फोर्थ में पहले को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड में, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ में। तो 1800 को फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर रहा है 36, 200 को 20 से 4000। अच्छा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरे तीसरे और चौथे का जो डिफरेंस होता है वो कहां ट्रांसफर होता है? अलॉटमेंट डैश। यहाँ 4000 और यहाँ ये डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सारा पैसा हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो इसको तो भूल ही जाओ। तो इस तरीके से हम टेबल, जिन्होंने शेयर का चैप्टर कर रखा है उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। अब इस टेबल के बेसिस पे आप करते हो एंट्री पास। क्या कॉल?
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट किया प्रिपेयर हमने, ठीक है, इतने में होगा नहीं, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना, जहां शेयर्स यूज करते थे आप वहां पे डिबेंचर यूज करना है बस। एप्लीकेशन में अमाउंट लिखने का है दो तरीका, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में दो तरीके से एप्लीकेशन वाली एंट्री में अमाउंट लिखा जा सकता है। एक तो थर्ड वाले का टोटल, एक तो ये तरीका है कि थर्ड वाले का कर दो टोटल। थर्ड वाले का टोटल अगर हम करें तो 48 आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, आपको देखना है कि टोटल एप्लीकेशन कितना आया हुआ है। टोटल एप्लीकेशन 2400 डिबेंचर्स के लिए आया था आपके पास, 2400 डिबेंचर, और एंट्री हम पास कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। 2400 इंटू में 20 आएगा कितना, 48। तो आना तो 48 ही है। अब आप या तो टोटल करके लिख लो या फिर मल्टीप्लाई करके। टोटल वाले में थोड़ा रिस्क है, टेबल में गलती हो गई आपसे तो ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा टोटल वाला फॉलो करो। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू डिबेंचर अलॉटमेंट, क्यों अलॉटमेंट, दूसरी एंट्री टेबल के ऊपर बेस्ड है। टू करके ना, टू करके आप अमाउंट, टू करके आप उन अकाउंट को क्रेडिट करते हो जहां जहां आपने अकाउंट लिखा हुआ है, जहां जहां अमाउंट लिखा हुआ है। तो 9% डिबेंचर में अमाउंट लिखा है, अलॉटमेंट में अमाउंट लिखा है और बैंक में अमाउंट लिखा है, तो तीनों को क्या लिख देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। तो एप्लीकेशन पहली एंट्री में 48 से क्रेडिट था, तो यहाँ 48 से डेबिट होगा। अमाउंट कैसे एडजस्ट करेंगे, 9% डिबेंचर में आप टोटल देखो कितना आ रहा है, 40,000। अलॉटमेंट में कितना टोटल है, 4,000। बैंक में कितना टोटल है, 4,000। आगे 48। एप्लीकेशन की दो एंट्री पास हो गई। एप्लीकेशन के बाद आप जो भी एंट्री पास करते हो उसके बाद आपको इससे मतलब नहीं रखना होता है कि कितना एप्लीकेशन आया था, आपने किसको कितना दिया। आपको सिंपल देखना होता है कितना इशू किया था आपने। तो इसके बाद हम जितनी भी एंट्री पास करेंगे उसमें केवल हमें इशूड वाले डिबेंचर से मतलब रहेगा। इशूड वाला डिबेंचर 2000 है तो 2000 से एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन के बाद अगली एंट्री होती है अलॉटमेंट की, और अलॉटमेंट की एंट्री है फर्स्ट एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, ठीक है ना। इसके बाद आपको केवल इशूड वाले से मतलब रखना है। 2000 डिबेंचर इशू किए थे हमने, अलॉटमेंट कितने का है, 30 का है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 20 का ही है, तो 40,000 आ गया। और अगली एंट्री अलॉटमेंट की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट से। अलॉटमेंट की एंट्री है तो जितने अमाउंट से ऊपर अलॉटमेंट है उतने ही अमाउंट से आ जाएगा, है ना। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, फिर दूसरी एंट्री बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। पहली एंट्री ड्यू करने की, पहली एंट्री हम इन्फॉर्म करने के लिए करते हैं डिबेंचर होल्डर को कि पैसे जमा करा दो, और दूसरी एंट्री में हमें पैसा रिसीव हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसी एंट्री को ध्यान में रख के आप बाकी की एंट्री भी आसानी से पास कर सकते हो, बस आपको इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज करना है। जैसे सेम एंट्री पास करूंगा मैं, बस जहां अलॉटमेंट लिखा है वहां पे फर्स्ट कॉल हो जाएगा। अगला फर्स्ट कॉल का एंट्री, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री होगी। फिफ्थ एंट्री मैं इसी एंट्री को चेंज करूंगा बस। पहली एंट्री आपने अलॉटमेंट में पास की डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, मैं केवल अलॉटमेंट हटा दूंगा, लिख दूंगा फर्स्ट कॉल। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 9% डिबेंचर, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या हो गई आपकी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और फर्स्ट कॉल 30 का है तो 60,000 से आ जाएगा, 2000 इंटू में 30। सेम एंट्री मैंने वहां पास कर दी, नाम को चेंज करके, यहां भी नाम को चेंज करके सेम एंट्री पास करेंगे। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट लिखा है, यहां बैंक टू फर्स्ट कॉल आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर
फर्स्ट कॉल कितने से 60,000 से। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी पास करेंगे हम और उसमें भी वही करना है, सेम एंट्री, बस नाम चेंज हो जाएगा। 7th डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू 9% डिबेंचर, ये भी 30 का है तो 60,000 से आ जाएगा। और लास्ट एंट्री भी ऑलमोस्ट सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 60,000 से। ठीक है जी, इस तरीके से आपको एंट्री पास कर लेनी है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, लेकिन हम टॉपिक पार वाला ही कर रहे हैं। 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू हुआ है। ठीक है ना। वीनस लिमिटेड ने 40,000 डिबेंचर इशू किया है 10% वाले, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, पार पर इशू किया गया कैश के लिए। पेबल इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे होगा। एक इंस्टॉलमेंट है, मतलब एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 डिबेंचर्स, इशू 40,000 किया आपने, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन 60,000 के लिए आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन फिर से हो गया, लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पर आपको टेबल वेबल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। टेबल हम तब करते हैं प्रिपेयर जब मल्टीपल इंस्टॉलमेंट हो। मल्टीपल इंस्टॉलमेंट यानी आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस आया तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो अलॉटमेंट में, कॉल पे ट्रांसफर हो सकता है। बट यहां पर एक इंस्टॉलमेंट है तो ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 100 रुपए चाहिए, जिससे 100 रुपए लेना है आप ले लोगे, जिसको नहीं देना है उसको वापस कर दोगे, सिंपल। एक इंस्टॉलमेंट है, टेबल नहीं करेंगे प्रिपेयर, केवल 2 एंट्री पास करेंगे। और लिखा भी होता है डिबेंचर वर अलॉटेड एंड एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, वापस कर दिया गया है। फर्स्ट एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब भी एक ही इंस्टॉलमेंट होता है तो हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को कंबाइन कर देते हैं, नाम कंबाइन करना है केवल। ठीक है, हाँ, एक ही इंस्टॉलमेंट में जब सारा पैसा सारा अमाउंट पे होगा तो आपको क्लब कर देना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ लिखना है। आपके पास पैसे 60,000 के हिसाब से आए, लोगों ने अप्लाई किया 60,000 के लिए, तो आपके पास जो अमाउंट आया आपको रिसीव हुआ है वो 60,000 के अकॉर्डिंग हुआ है। तो 60,000 इंटू 100 हो जाता है 60 लाख। पहली एंट्री तो 60 लाख से जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एंड टू बैंक। वापस कर रहा है ना वैसे 40 इशू किया, 60 के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो हम क्या करेंगे 40 वालों को 40 दे देंगे और बचे 20 वालों का पैसा उनको वापस कर देंगे। तो सिंपल एंट्री, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60 से डेबिट था, 60 से क्रेडिट था, तो यहाँ 60 से डेबिट करोगे आप, वापस कितने डिबेंचर वालों को तो कर रहे हैं पैसे 20 वालों को, है ना। तो 20,000 इंटू 100 20 लाख, तो बचा हुआ जो 40 लाख है वो डिबेंचर में आ जाएगा, सिंपल। अगले टॉपिक की बात करते हैं विच इज इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। जब भी डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो उसका सीधा मतलब है कि जो डिबेंचर का फीस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो उसको इशू किया जा रहा है मोर देन 100 पे, तो 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120, कितना भी प्रीमियम, डबल भी हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है। तो जब भी फेस वैल्यू से ज्यादा पे डिबेंचर इशू किया जाएगा तो इसका सीधा मतलब है कि डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ है। अब जब भी डिबेंचर प्रीमियम पर इशू होता है तो प्रीमियम का जो एंट्री है वो भी आप किसी ना किसी एंट्री के साथ अटैच करते हो, किसी ना किसी इंस्टॉलमेंट के साथ आपको उसको अटैच करना होता है। क्वेश्चन में क्लियरली वो बता देता है कि किसके साथ प्रीमियम का अमाउंट अटैच है, लेकिन अगर नहीं मेंशन करता है एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, फर्स्ट कॉल के साथ है,
नहीं मेंशन करता है तो आपको हमेशा एज्यूम करना है अलॉटमेंट के साथ कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो किसके साथ अटैच है, अलॉटमेंट के साथ। और जब अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे तो उसमें प्रीमियम को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5000 डिबेंचर इशू किया गया 8% वाला, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पर इशू किया गया है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो डिबेंचर है वो 5% के प्रीमियम पर इशू है। अमाउंट अगर गिवन होता है तब तो प्रॉब्लम नहीं होती है, 10 रुपए 20 रुपए गिवन होता है प्रीमियम का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब भी परसेंटेज गिवन होता है तो आपको हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। फेस वैल्यू 100 है इस क्वेश्चन में, तो 100 का 5% 5 रुपए, यानी जो डिबेंचर है 105 रुपए पर इशू हुआ है और 105 रुपए इंस्टॉलमेंट पर मंगाया गया है, 10 रुपए तो एप्लीकेशन पर है, 20 रुपए प्लस प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 20 रुपए प्लस प्रीमियम यानी 20 प्लस में 5, 25 रुपीज अलॉटमेंट पर है और बैलेंस आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक डिबेंचर 105 रुपए का था, 10 रुपए एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे 35 हो गया, तो बस 70 जो है वो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा, है ना। जर्नल एंट्री पास करनी है आपने, तो 3 इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करेंगे, जिसमें से पहली एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 5000 डिबेंचर है और 10 रुपए का एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा 50,000। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, तो अगली एंट्री भी एप्लीकेशन के लिए, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर है 50,000। अगली एंट्री अलॉटमेंट की, और मैंने आपको बताया कि जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम होगा उस एंट्री में आप प्रीमियम को भी इंक्लूड करोगे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, ये नॉर्मल एंट्री है। लेकिन इस एंट्री में आपको प्रीमियम, अच्छा अलॉटमेंट की 2 एंट्री होती है, एक तो नॉर्मल वाली और एक बैंक वाली। बैंक वाली एंट्री में नहीं करते हम प्रीमियम को कभी भी इंक्लूड, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली एंट्री में होगा। इस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट हमने इसलिए किया क्योंकि जो प्रीमियम का अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिसीव हो रहा है वो कंपनी के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया। और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग गोल्डन रूल, जो इनकम होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। ये आपकी प्रॉपर एंट्री होगी इस बार। अलॉटमेंट टोटल कितने का है, 25 का, तो यहां पर हम क्या करेंगे 5000 इंटू में 25, प्रीमियम 5 का है तो 5000 इंटू में 5, तो 8% डिबेंचर में 20 रुपीज से आ जाएगा। 125, 1 लाख एंड 25,000। अगली एंट्री अलॉटमेंट की फिर से, लेकिन बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट जितने से डेबिट है ऊपर उतने से ही क्रेडिट होगा। ऊपर 1.25 से डेबिट है तो इसको 1.25 से ही क्रेडिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने दोनों एंट्री पास कर दी अलॉटमेंट की। अब बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी पहली एंट्री हम पास करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 8% डिबेंचर। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने कैलकुलेट किया था 70 रुपीज का है, तो कितने से 5000 इंटू में 70 यानी 3,50,000, 3,50,000। और लास्ट एंट्री हम पास कर देंगे विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट से 3,50,000। कोई दिक्कत किसी को?
आया समझ? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। केवल 2 एंट्री पास होगी, सारा का सारा अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है। क्या लिखा है कि विजय लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपीज का डिबेंचर है, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है 10,000। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 70 रुपीज पर डिबेंचर। एक डिबेंचर पे 70 रुपए का प्रीमियम है, यानी एक डिबेंचर 170 का पड़ गया। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर मांगा जा रहा है, यानी दो ही एंट्री पास करेंगे हम। आगे लिख रहा है वो एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 13,500 डिबेंचर। इशू 10,000 था, एप्लीकेशन आ गया 13,000। ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब होता है तो जनरली हम टेबल करते हैं प्रिपेयर, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि सारा का सारा अमाउंट एक बार में ही आ रहा है। इंस्टॉलमेंट होता है तो करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन हो जाता है, वैसे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट हो जाएगा तो टाइम क्यों वेस्ट करना। एप्लीकेशन फॉर 3,500 डिबेंचर फॉर रिजेक्ट। सीधा सीधा वो बोल रहा है कि 3500 डिबेंचर्स आपने क्या कर दिए, इसका मतलब इनका पैसा हम कर देंगे, इनको रिफंड कर देंगे। एन एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड लिखा भी है। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। वो कह रहा है कि जो बचे हुए एप्लीकेंट्स बचे, तो 3500 रिजेक्ट कर दिया आपने, तो बचे कितने 10,000। 10,000 वालों को आपने क्या दे दिया, डिबेंचर्स दे दिया। अब 2 ही एंट्री पास करनी है हमें, जिसमें फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये एंट्री हम उस अमाउंट से पास करते हैं जो हमें टोटली रिसीव हुआ है। तो एक डिबेंचर पे हमें पता है कि 170 रुपए मिल रहा है, और टोटल एप्लीकेशन कितने डिबेंचर्स के लिए आया हुआ है 13,500। यहां तो टोटल से ही करेंगे। अगली एंट्री में हम रिफंड करते हैं, क्योंकि पहले तो अमाउंट रिसीव कर लेंगे, फिर एडजस्ट करने के बाद उनको रिफंड कर देंगे। ₹22,95,000 आपको टोटल रिसीव हुआ। अब अगली एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू करके कितने परसेंट डिबेंचर है, 12%। टू करके 12% डिबेंचर। अब देखो इंस्टॉलमेंट एक ही है और प्रीमियम पर इशू है, तो एप्लीकेशन अगर हमारा इंस्टॉलमेंट है तो प्रीमियम भी किस पर होगा, एप्लीकेशन पर ही। और मैंने आपको मना किया, बैंक वाली एंट्री में नहीं लिखते एप्लीकेशन इशू करते टाइम। तो पहली एंट्री तो बैंक वाली है, यहां तो नहीं लिख सकते प्रीमियम, यानी प्रीमियम तो कहां लिखना पड़ेगा, सेकंड वाली एंट्री में। लेकिन यही अलॉटमेंट होता तो ऑपोजिट हो जाता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिबेंचर लिखने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू करके बैंक, रिफंड भी तो करना है ना। एप्लीकेशन की जो नॉर्मल एंट्री है वो है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर, यही एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन की। क्योंकि प्रीमियम में इंक्लूडेड है, उसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखना पड़ा, और रिफंड भी तो करेंगे अमाउंट, उसके लिए क्या लिखना पड़ा, बैंक। अब अमाउंट यहां कैसे लिखा जाएगा वो समझने वाला पार्ट है। 22,95,000 से क्रेडिट था तो डेबिट भी उतने से ही होगा। कितने डिबेंचर का पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं, 35। और इन्होंने हमें अमाउंट, हमें पैसे कितने डिबेंचर के हिसाब से हमारे पास भेजा था, 170 ही तो मांग रहे हैं ना एक डिबेंचर पे हम, 100 रुपीज का डिबेंचर और 70 रुपए प्रीमियम। 3,500 इंटू में 170 तो करके लिख देंगे सीधा बैंक में, 5,95,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 70 यहां से आ गया, यहां पर कितने से आ जाएगा, 100 से। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप ये लिखते हो ना 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, तो वहां पर मल्टीप्लाई हमेशा फेस वैल्यू से होता है, चाहे डिबेंचर
पार पर इशू हो, प्रीमियम पर इशू हो, डिस्काउंट पर इशू हो। यहां पर हमेशा फेस वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई। 22,95,000 में से 595 तो हमने यहां लिख दिया, तो टोटल बच गया 17 लाख। अब उस 17 लाख को हमें इन दोनों में लिखना है। अब दो तरीके से अमाउंट लिखा जा सकता है, या तो आप इस रेशो में डिवाइड कर दो, 10 और 7 के रेशो में डिवाइड कर दो उसको, 100 और 70 के रेशो में 17 लाख को, 10 लाख और 7 लाख आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो जितना डिबेंचर आपने इशू किया था उसको मल्टीप्लाई कर दो। 10,000 इशू किया था ना हमने, 10 लाख और रेशो वाला तरीका एक ज्यादा बेटर होता है ना। आपको पता है कितने का प्रीमियम है, कितने का फेस वैल्यू है, यहां लिखने के बाद उसी रेशो में उस टोटल अमाउंट को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। समझ आया? कोई दिक्कत? ये खुद से करोगे तो ज्यादा क्लियर